हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है सबक स्वाति। बहुत ही संस्कारी एवं सुशील लड़की है। स्वाति की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। वह अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रही थी। एक दिन स्वाति रोज की तरह सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा रही थी। दोनों नंदे छुट्टियां बिताने आई हुई थी। काम ज्यादा था, सबकी अलग अलग फरमाइश थी, वक्त भी लग रहा था और स्वाति चक्कर घिरनी की तरह घूम रही थी। तभी पापा का फोन आया कि माँ को पैरालिसिस का अटैक आया है, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे वहां पहुंचना होगा। ये खबर सुनते ही स्वाति के होश उड़ गए, मानो सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आने लगा। माँ का चेहरा स्वाति की आंख के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दौड़कर चली जाऊं, उड़कर पहुंच जाऊं उनके पास, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसीलिए फटाफट अतुल को फोन किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और टिकट करवाने के लिए कहा। लेकिन उनका जवाब था कि एक बार मम्मी से पूछ लो या पापा से कहो। अतुल, इसमें पूछने या परमिशन लेने वाली क्या बात है, और वैसे भी मैं मम्मी को बताकर ही जाऊंगी। आप जल्दी से टिकट बनवा दीजिए, मैं बैग पैक कर रही हूँ। शाम की गाड़ी से निकलूंगी, 10 बजे तक पहुँच जाऊंगी। इस बीच मम्मी को भी बता दूंगी। अरे यार दीदी, आई हुई है, ऐसे में तुम चली जाओगी तो मम्मी गुस्सा होंगी। ऐसा करो, एक बार पापा से फ़ोन करवा लो, मैं इस समय फ़ोन नहीं कर सकती। बाकी मम्मी जी से पूछ लूँगी, बस आप टिकट बनवाएं जल्दी। अतुल की बातें सुनकर स्वाति को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय वह किसी भी प्रकार की बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अतुल वह है जो आज भी अपने माँ के आंचल से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए फ़ोन रख के स्वाति ने मम्मी जी से जाकर बात की, और जैसा कि उम्मीद थी, मम्मी जी ने साफ शब्दों में स्वाति को मायके जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी कंडीशन सीरियस है, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आई, केवल बताने आई हूँ माँ है वह मेरी, और इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी माँ को क्यों चिंता करती हो, और क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हम क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? और यह जो तुम्हारी नंदे आई हुई है, इनका क्या? यह भी तो हजारों अरमान लेकर आई है, ना कि भाभी के साथ घूमेंगे, सेवा करवाएंगे। उनका क्या, घूमने जाने के मौके बाद में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो हालात है उसे देखते हुए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर मैं बैग पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि इस बीच मम्मी जी ने अतुल को कोई नई पट्टी पढ़ा दी होंगी। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बज उठा। देखा तो अतुल का ही फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ, टिकट बन गई? अरे यार, टिकट क्या बनाऊँ, मम्मी तो मना कर रही है, और तुम कह रही हो कि टिकट बनवा दो, टिकट बनवा दो। अब बताओ क्या करूँ मैं? तुम समझो ना यार, अगर मम्मी मना कर रही है तो मत जाओ अतुल, चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं अभी मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। आप अगर टिकट नहीं करवा सकते तो बताइए, मैं बस स्टैंड जाकर डायरेक्ट बस पकड़ लूंगी। इतना कहकर स्वाति ने फ़ोन काट दिया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि अतुल थोड़ी देर में टिकट करवाकर फ़ोन करेंगे, लेकिन आधे घंटे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो स्वाति ने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब फ़ोन किया तभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, थोड़ी ही देर में मम्मी जी ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब तुम्हें एक बार मना कर दिया तो फिर बार बार मेरे बेटे को फ़ोन करके क्यों परेशान कर रही हो? अगर ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं ना, तो बार बार मायके नहीं जाया जाता, समझी? लेकिन तुम हो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहती हो। अरे यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने तो फ़ोन करके भी हमें नहीं बताया, ना ही अतुल के पापा को फ़ोन आया है। तो आपके बेटे को मैंने कब कब फ़ोन किया है, कब मैसेज किया है? आप इस सब पर भी नज़र रखती हैं। शायद मैंने ही गलती कर दी, जो इतनी देर तक मैंने अतुल का इंतज़ार किया और उनसे यह उम्मीद रखी कि वह मुझे आपके खिलाफ जाकर टिकट बनवा कर देंगे, लेकिन यह मेरी गलती थी। इतना कहकर स्वाति ने अपना बैग उठाया, कैब बुक करवाई और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जानती थी कि बस में सीट मिल ही जाएगी। हालांकि मुझे बस में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस समय मेरे लिए वह दिक्कत मायने नहीं रखती थी। इसीलिए टिकट खरीदी और फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज 4 घंटे का रास्ता मेरे लिए 40 घंटे का हो गया था। हर पल माँ से दूर होने का डर सताए जा रहा था। पल पल आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ माँ को खो देने का डर था, तो दूसरी तरफ अपने ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार। मन में बार बार यही आ रहा था कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, अगर वही मेरा साथ नहीं दे सकता, मुश्किल घड़ी में
मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता। रास्ता खत्म किया, बस स्टैंड से अपने घर के लिए ऑटो किया और पहुंच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोला और हमसे लिपट गई। मुझे गले लगाकर उनकी रुलाई फूट गई। स्वाति का मन एक अनजाने डर से आशंकित हो उठा। भाभी, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो दीदी? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आप जल्दी क्यों नहीं आए? जाते जाते भी मम्मी जी के जुबान पर आप ही का नाम था। इतना कहकर भाभी फिर से फूट फूट के रो पड़ी। और स्वाति वहीं खड़ी थी। स्वाति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग सून हो चुका था। अपने होश खो बैठी थी स्वाति। और अगले ही पल स्वाति वहीं पर गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से शायद स्वाति को यह होश ही नहीं था कि कब रात से सुबह हो गई। स्वाति भाभी के कमरे में लेटी हुई थी। बाहर माँ की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी। एक दूसरे को संभालते हुए हमने जैसे तैसे माँ के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया। हालांकि खबर तो मेरे ससुराल भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। 2 दिन बाद जब पापा ने हमसे लेट आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। दुख के साथ साथ अब पापा गुस्से से भर चुके थे, क्योंकि वह समझ चुके थे मेरे लेट पहुंचने का केवल और केवल अतुल और मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार हैं, जिन्होंने परमिशन की गंदी राजनीति की वजह से मुझे यहाँ आने से रोका। खैर, उस समय वह बात आई गई हो गई। 13वीं की बैठक में स्वाति के सास और ससुर अतुल भी आए थे। ऐसे समय में पापा ने सभी मेहमानों के बीच में स्वाति के ससुर जी से स्वाति के यहाँ रहने की परमिशन मांगी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद इतना तो बेटी का हक होता ही है कि सारे रीति रिवाज पूर्ण होने तक वह यहीं पे रहे। हालांकि ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में पापा का यूं परमिशन लेना हमें समझ नहीं आया। फिर भी स्वाति ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। रात तक लगभग सभी मेहमान जा चुके थे।